दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और आप देख रहे हैं कि हमारे बगल वाली खिड़की में शीतल पी सिंह साहब बैठे हुए हैं। तो हम ज्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे, उनको उनका स्वागत करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं और आप सब अच्छी तरह से परिचित है, तो तारुफ में भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आएंगे। शीतल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं नहीं, धन्यवाद आप। सर, मुझे देशवासियों के लिए आपसे महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए और आपकी उसमें हामी भी चाहिए। जी जी। आपका उसमें मतलब यस चाहिए मुझे। हाँ, ये बात मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर कुछ कुछ लोग मतलब कुछ करोड़ लोग जो लाइन में खड़े हैं, गैस की लाइन में, वो कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है। तो गैस का जो स्टॉक है वो पूरी तरह से पूर्त मात्रा में देश में है। कुछ लोगों को लाइन में खड़ा होने का शौक होता है, जैसे वो नोटबंदी में खड़े हो गए थे। कुछ लोग जो है वो, शीतल भाई, कोरोना के टाइम में मुंबई से चल के बिहार गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, पर वो उनका शौक है, जरूरत नहीं शौक। है। जी वो शौक है उनका। तो वैसे ही गैस की लाइन में खड़ा हो जाना शौक है मेरे ख्याल से, वैसे जरूरत तो है नहीं। आप ऑर्डर कीजिए तो एक आध डेढ़ महीने में तो गैस आ ही जाएगा। या आप दो गुना ढाई गुना पैसा दे दीजिए तो तुरंत बॉर्डर मिल जाएगी। इतनी हाई तौबा करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। पहली बात ये मेरा मानना है। और दूसरा सर, लोकसभा के हमारे जो स्पीकर महोदय है, इतने भले भोले निर्दोष, कभी कोई गलती कर नहीं सकते। और बताइए, उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव कोई डाल देता है। ये भी मेरे ख्याल से एक तरह का हॉबी है इनका, ये विपक्ष का हॉबी। तो इस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ, और उसके ऊपर भी जो आपको कुछ कहना हो तो वो भी मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, चाहे कोरोना हो और चाहे ये अभी क्राइसिस हो जो वॉर चल रहा है, इसमें सरकार को कोई ऐसी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें इसमें सरकार का सीधा कोई रोल नहीं है इसके होने में। लेकिन इसकी व्यवस्था करने में सरकार का ही रोल है कि इससे जी। अव्यवस्था न फैले। कठिनाइयां अगर हैं तो वो उनको कैसे नॉर्मली एड्रेस किया जाए, यह सरकार का रोल होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोविड हुआ तो एकाएक पता नहीं कैसे, जिस तरह का प्रशासन हम इस दौर में देख रहे हैं, अजीबोगरीब शाम को एकाएक घोषणा होती है साहब कि साहब कोविड हो गया है और ये नहीं होना है, वो नहीं होना है। एकदम पैनिक फैलाया जाता है सरकार की ओर से, और नतीजा हुआ भगदड़ मच गई। मजदूर इलाकों से लोग निकल के भागने लगे, और बहुत बड़ी तादाद में, जैसा आपने बताया, पैदल बेचारे अपने अपने घरों में पहुंच जाने के लिए भागे। सैकड़ों लोग उसमें हताहत हुए, बहुत तरह की दुर्घटनाएं हुई। मेरा ख्याल है कि ये जो विभाजन हुआ था, उस समय जो मानव त्रासदी हुई थी, मार-काट उस तरह से नहीं हुई, लेकिन कष्ट उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि उससे ज़्यादा जी। दूरी से लोग ज़्यादा दूरी तक पैदल। चूँकि उससे ये भी साबित हुआ कि हमारे यहाँ गरीबी कितनी बेतहाशा है, कठिनाई कितनी बेतहाशा है कि लोग पैदल हाँ 1700 जी। किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर बच्चे को लादे हुए, बच्चों को लादे हुए चले जा रहे हैं। और रास्ते में पानी नहीं है, कुछ नहीं है, दम तोड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सारी व्यवस्था कोलैप्स। ऐसे ही अभी का हाल हो रहा है। बाहर की छोड़ दीजिए, मैं अभी दिल्ली से ही आके पहुँचा हूँ, आपने आदेश किया था तो आपसे कार्यक्रम करना ही था। कल ही दिल्ली में जी। था, तो जी। सब जगह से सबने बताया, सब जगह से सब बता रहे थे कि ₹2300, ₹2700, ₹3000, ₹3200, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एजेंसीज और दलाल। गैस में ये हाहाकारी मचा हुआ है। तो ये जब दिल्ली में है तो देश में फिर बाकी किसी को हम क्या कहें। लेकिन कई जगह से होर्डिंग वगैरह की शिकायतें आई हैं, लोगों के पकड़े जाने की भी एक आध जगह से शिकायतें आई हैं एजेंसी के मालिकों की कि वो ज़्यादा पैसे माँग रहे थे। तो ये तो सबूत है कि हो रहा है ये सब, ज़्यादा पैसे माँगे जा रहे हैं। यही तो काम है सरकार का कि ये व्यवस्था रहे कि ऐसा ना हो सके। जो है वो सब में ईमानदारी से बँटवारा उसका हो जाए। अगर हम 27 दिन में सिलेंडर दे सकते हैं, तो 27 दिन की बात बता दें कि भाई आप बुक करो, 27वें दिन आपके घर होगा।
29 दिन में दे सकते हैं, 29 दिन बता दें, 31 दे सकते हैं, 31 बता दें। तो मारामारी जो भी है उसको व्यवस्थित किया जा सकता है कि भाई ये कठिनाई है, ये स्टॉक होने वाला है, ये ऐसे-ऐसे हम दे पाएँगे, थोड़ा-सा आप अपने को कंट्रोल करिए, थोड़ा हम कंट्रोल कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएँ चलेंगी, कोई चीज़ खत्म नहीं होगी। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जो है सो स्थिति है। सवाल समस्या ये होती है कि जब आप दावे फर्जी करते थे, जी संसद के पटल पर या प्रेस में आपने दावा किया कि कोई कमी नहीं, सब भरा पूरा। उसी समय जो डीलर है आपका गैस वाला उसको समझ में आ गया कि भारी कमी आ रही है और यही मौका है। आपने संदेश दे दिया एक्चुअली उसे। ज़्यादातर डीलर पॉलिटिकल पार्टियों के ही हैं, गैस-वैस की एजेंसियाँ बिल्कुल पॉलिटिकल ढंग से बनती हैं। हर आदमी ये होता है कि अच्छा किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के बाप राजनीति में कहीं न कहीं किसी हाँ लेवल पे सेट है और वो सोचता है मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ होगा तो मैं करवा लूँगा। बिल्कुल सही बात है। और उसका नतीजा ये है कि ये अफरा-तफरी देश में मच गई है। देखिए हम लोग इस समय पिछले काफ़ी समय से प्रशासनिक कोलैप्स में चल रहे हैं। अपने आप भगवान चला रहे हैं वरना सरकारें कुछ नहीं चल रही। क्योंकि सरकारों में क्या हुआ है, पिछले 30-20 सालों से और उसमें इन 12 सालों में तो बिजली की गति आ गई है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका केंद्रीकरण बहुत हद तक हो गया है। जी जिलों में जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, डीएम, एसपी, सारी पावर वो अपनी जेब में रख लेते हैं। बाकी जितने बिल्कुल अधिकारी होते हैं, वो उनके पास जाइए तो रोते-गाते मिलते हैं। प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, सब कुछ वो अपने कार्यालय में सीमित कर लेता है। मंत्रियों के हाथ में कुछ नहीं होता और इसी तरह से राष्ट्र में कर लिया गया है कि हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय में ही सारी पावर्स, सारा विज्ञापन, सारी योजनाएँ, सारी अकल, सारी विदेश नीति, सारा प्रचार, सब एक जगह निहित है। अभी तो मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर परसों दिल्ली में था तो एक शादी में ही था और एक हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्हीं की यहाँ शादी थी लड़की की। तो जी ज़्यादातर जर्नलिस्ट ही मौजूद थे। जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी बात करते हैं। ऐसा माहौल है कि उनको भी नहीं पता कि वो 10 मंत्रियों के बाद 11वें का नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको याद हो। क्योंकि किसी से कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। इस बिल्कुल दौर में समस्या ये है कि इतना सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर हो गया है हर जगह, कि आपका डायलॉग खत्म है। डायलॉग खत्म होने से क्या है, इन्फॉर्मेशन खत्म है और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स है। क्योंकि जब आप पावर सब चीज़ें एक जगह कर लेते हैं, तो आप सुनते नहीं किसी की, क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते। अब उत्तर प्रदेश में 25-26 करोड़ की आबादी है। यदि हर चीज़ की पावर मुख्यमंत्री के कार्यालय में होगी, 4-5 अफ़सर और एक खुद मुख्यमंत्री लुंगी पहन के, उनको सवेरे जो है अफ़सर एक कार्यक्रम उनका रोज़ लगा देते हैं बाहर का कहीं का। एक कमिश्नर को ज़िम्मेदारी दे देते हैं कि आज भाई तुम्हारे यहाँ भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, भीड़ चाहिए और इंतज़ाम चाहिए और तारीफ चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपना सुबह उठ जाते हैं, अर्ली वॉकर हैं, उठ के अपना थोड़ा बहुत इधर-उधर जो उनके मिलने-विलने वाले हैं, मिल लेते हैं, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर या जहाज पे सवार होते हैं, उस पर्टिकुलर कमिश्नरी की ओर उड़ा दिए जाते हैं। शाम तक लौटते हैं तो उनके यहाँ एक 10,000 फाइलों का ढेर लिए हुए चपरासियों की लाइन अफ़सर लगा देते हैं, कि सर आपको वो दे वो आते ही गाली देना शुरू करते हैं, फिर नाराज़ होना मतलब गाली मीन्स वो जो कुछ कह देते हैं, एक आध तो उनके वीडियोज़ हैं, उस तरह की मतलब गरम बोलते हैं, गुस्सा हो जाए, "ये हाँ हाँ मतलब भगाओ, गुस्सा अ, गुस्सा कर देते इधर आओ तुम फलाने यहाँ" और 2-4 लोगों से कुछ पूछा-पाछा, तो नतीजा ये हुआ कि अफ़सर जो हैं सारी फाइलों में क्या लिखा है, क्या लिखवाना है, क्या करना है, उनकी कोटे में आ जाता है। यही वो चाहते हैं। तो 5 या 4 अफ़सर जो मुख्यमंत्री के क्लोज़ हैं, 26 करोड़ जनता की समस्याओं के लिए 4 लोग जो हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। अब वो 4 लोग क्या हो सकते हैं? रैम्बो और इवन क्वांटम फिज़िक्स नहीं उसको हल कर सकती। हैं। तो नतीजा ये है कोई समस्या कहीं हल नहीं है, मशीनीकृत काम हो रहा है, शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों के लिए आदेश जा रहे हैं, उनका क्या फ़ॉलो-अप है, वो भी मशीन में कहीं होगा, कोई आदमी नहीं देख सकता। इसीलिए
एकदम अराजक भाव है। अपने आप ये गाड़ी चल रही है इस समय भारत देश की। इसको चलाने का जो तंत्र है वो फेल हो चुका है। वो तंत्र सिर्फ अपने लिए कुर्बान है। अपनी छवि, अपने खिलाफ कुछ न होना, अपनी बड़ी रैली होना, अपना चुनाव जीत लेना, वो सब 24 घंटे इस गरीब देश के सारे संसाधनों को लेके इसी काम में लगा हुआ है। शीतल भाई, लेकिन इससे किसी और का फायदा भी हो जाता है। देखिए, अब खबर आ रही है कि ये जो लोगों को एकदम मतलब अचानक से हॉबी जाग उठी है कि हमको लाइन में खड़ा रहना है और गैस बॉटल के लिए, लेकिन जी। इस दौरान जो इंडक्शन चूल्हे जो बनाते हैं कंपनियां, उसकी चाबी होगी सर, उस 1 लाख चूल्हे सिर्फ कल के दिन बिके हैं सर, जो वो भी आप बिकते नहीं। किसी एक जगह किसी राज्य में होंगे या कहीं के होंगे। ऑल इंडिया तो जाहिर है कि उनकी आंधी आनी है। नहीं मतलब ये इंडक्शन को इतना ज्यादा लोग महत्व नहीं देते थे ना, इंडक्शन को जैसे मतलब इतना इस्तेमाल जैसे नहीं करते। जैसे जब कोविड आया तो वो ऑक्सीजन, कथित ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले फर्जी यंत्र हाँ जी, हाँ करोड़ों जी। की तादाद में बिक गए। और पीएम केयर्स जैसे की ओर से उसमें पैसा भी कहीं के दिया पैसा गया। भी गया। हाँ, जी, जी। तो ये समस्याएं जो है साधनों के लिए इस तरह के संसाधन पैदा करती, इस तरह के व्यापार पैदा करती, और हम लोग लगातार ऐसी चुनौतियों में ठेले जा रहे हैं कि हम ऐसे व्यापार पैदा करें। और आप ठीक कह रहे हैं कि इंडक्शन चूल्हों की भरमार हो गई होगी। जी। ये है। अब जी। सर, हम स्पीकर को आप भूल गए सर। हम कह रहे थे कि स्पीकर भी तो हाँ, बड़ा भोला हाँ, भाला एक निर्दोष आदमी हाँ, है। कमाल है, कमाल है। अब बताइए, विपक्ष के पास और कोई स्पीकर कामकाज नहीं है तो लेके चले स्पीकर आए साहब 100 को करोड़ का सॉल्यूशन। ये तो गजब है सर। स्पीकर साहब स्पीकर साहब के बारे में कोई कुछ कहे, हम लोगों को सिर्फ 2 चित्र देख लेने चाहिए। उन्हीं से स्पीकर साहब की अपनी भूमिका स्पष्ट है। जब स्पीकर साहब को स्पीकर चुना गया सदन द्वारा, जी, जी, जैसी रवायत है जैसी जी, रवायत है कि लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों लोग स्पीकर साहब को उनके आसन पे ले जाते हैं और वहां वो बैठाते हैं, धन्यवाद जी, ज्ञापित करते हैं और अपने अपने आसनों पर लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन लौट आते हैं। जी, उन दोनों चित्रों को या उस वीडियो को देख लीजिए जी, कि जब ये कार्यक्रम हुआ, लीडर ऑफ हाउस मोदी जी उनको लेके मंच पे गए। जी, चूंकि फोटो खींचने वाले किसी मौके पर मोदी जी अनुपस्थित रहे, ऐसा होता नहीं। तो नहीं, वहां तो फोटो खींचना था तो मोदी जी ही थे, और उनके पीछे पीछे राहुल गांधी चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो गए। जी, तो बैठने के बाद स्पीकर साहब धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जब उठे, तो 90 जी, डिग्री के कोण पे हो गए, सामने मोदी जी थे। 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 90 डिग्री थे। बिल्कुल सर, ज्योमेट्री का कोई विद्यार्थी उस पे वो लगा के बुनिया लगा के बता सकता है। बिल्कुल सही 90 बात डिग्री है। पे थे। और उन्हीं के पीछे राहुल गांधी थे। जब वो उनसे मिले तो वो 180 डिग्री पे थे। बिल्कुल। किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हालाँकि मयूर उनको साहब, उनको आप इस कार्यक्रम में आपने रिकॉर्ड किया है, उस फोटो को लगा दीजिएगा बस। उस उनकी हर मैं वो चीज ढूँढ रहा हूँ अभी, मैं वही ढूँढ रहा हूँ। मैं एक्चुअली और मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने डाउनलोड की हुई है, पर वो ढूँढ रहा हूँ। पर आप जो कह रहे हो, पर शीतल जी, बेसिकली स्पीकर का आम तौर पर रूटीन में 180 डिग्री पे रहना बहुत ज़रूरी नहीं होता क्या? वो ऐसा हो ही 180 नहीं सकता। नहीं रहना है। वो स्पीकर तो बहुत बड़ी पावरफुल पोजीशन है भाई। जी। सब सारे देश के लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो संसद में हैं। सारे यानी 145 करोड़ देश का प्रतिनिधित्व संसद में होता है। जी, और उनको उनकी इस बहस को संचालित करने का जिसकी जिम्मेदारी है, जी, उनको संरक्षा देने की जिसकी जिम्मेदारी है इस बहस को, उसका नाम जी, स्पीकर है। बिल्कुल। और आप ये देखिए, फैक्ट्स कुछ डाल देते हैं। हमारी आजादी हुई तो उसके शुरुआती दौर में जब हम लोग बिल्कुल शिक्षित भी नहीं थे और जी, बहुत पिछड़े हुए थे, कठिनाइयों जी, से थे, व्यवस्था डूबी हुई थी, हमें सब कुछ करना था, हमारे पास कुछ नहीं था। जी, तब हम 135-40 दिन बैठ के सदन चलाते थे, बात करते थे। अब हम 55 दिन चलाते हैं। जी, 55 दिन में 4-5 चूँकि अलग-अलग सेशन होते हैं, तो उसमें 4-5 बार शोक सभाएँ हो जाती हैं, 4-5 तो वो चली जाती हैं। 50 दिन जी, बचते हैं।
50 दिन में हमें सारे विधायी कार्य करने हैं और देश के 145 करोड़ 46 करोड़ लोगों की बहस करनी है। तो सबसे पहले तो हमने दम घोंट दिया है अपने इस सिस्टम का कि उसमें हमने समय ही नहीं रखा है। जी और बिल्कुल। फिर ये होता है कि सरकार के जो अपने कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, उनको वो प्रायोरिटी देती है और जो विपक्ष समझता है कि उसके काम हैं जो जनता की ओर से उसको उठाने हैं, उसको वो प्रायोरिटी देना नहीं चाहती है। ये जी कंट्रास्ट, इसका कोई उत्तर कभी कोई दे नहीं रहा है कि ये क्यों हो रहा है कि आप इतने कम दिन के लिए सदन क्यों चलाते हैं? ये तो आप तय करते हो। इसमें तो विपक्ष का कोई रोल है नहीं। ये तो आप तय कर रहे हैं। ये दिन कम करते क्यों चले जा रहे हैं? और ये बीमारी आई कहाँ से? ये आई आपके प्रदेश से। जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री से जी बिल्कुल बने सर। जब मुख्यमंत्री जी बने तो केशु भाई पटेल साहब 52-55 दिन चलाते थे विधानसभा। मोदी जी ने उसको 30 दिन का कर नहीं दिया। सर, ज्यादा चलाते थे हमारे यहाँ तो। उस समय तो ये था कि जो ज्यादा अराउंड अराउंड 70 डेज चलती थी सर, जी, टोटल कुल मिला इन्होंने मोदी जी ने 70 उसको घटा के 75 डेज। मोदी जी ने घटा जी के उसको 30 दिन में कर दिया था। इनके जी ज़माने में ये कभी ये सदन-वदन का रिस्पेक्ट चाहे वे मुख्यमंत्री रहते रहे हों या प्रधानमंत्री रहते रहे हों, नहीं करते। फिर उसमें ये कभी बहस सुनने कभी आते ही नहीं है। 1 घंटा भी कभी नहीं देते। अपना जी भाषण देने जब ये आते हैं, तो सारे सांसदों को एनडीए और बीजेपी वालों को एक नोटिस जाता है, 15 जी मिनट में प्रधानमंत्री सदन में होंगे। उसमें बिना कहे एक भावना होती है कि आपको मोदी, मोदी, मोदी चिल्लाना है। जी वैसे जैसे ही रैलियों में होता है, प्रायोजित जी लोगों को आगे बुला लिया जाता है या जगह-जगह बैठाया जाता है, वो चिल्लाना शुरू करते हैं। उसकी हम्म, देखा-देखी बहुत से दूसरे भी चिल्लाने लगते हैं। वही काम संसद में कराया जाता है और जी वहाँ स्पीकर जो है देखता रहता है कि कब साहब कहें तो मैं इनको माइक दे दूँ और फिर ये अपना जो तैयार करके आते हैं, अपना लफाजियाँ झाड़ते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, नेहरू को कुछ गाली दे देते हैं, कुछ नेहरू का प्रसंग गलत सही ले आते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो ये अजीब प्रहसन चल रहा है, संसद नहीं चल रही है। संसद में संसद को इसलिए रखा गया है कि उसमें किसी-किसी दिन प्रधानमंत्री जब उनकी इच्छा होगी, जब उनका भाषण तैयार होगा, जब उनके चुटकुले तैयार होंगे, तब वो जी अपने मोदी, मोदी, मोदी कहने वाले समर्थकों के साथ ताली बजवा लें। संसद का बस इतना स्वरूप छोड़ा है और इस पे स्पीकर साहब चाहते हैं कि कोई उनसे कुछ कहे ना। पर ये बड़ी मतलब इसमें क्योंकि अब जब जैसे अभी चल खाड़ी खाड़ी में वॉर चल रहा है, इजराइल और अमेरिका। अब इसमें सर एक चीज ये समझनी है दर्शकों के लिए कि अब ये $100 प्रति बैरल से शायद ऊपर चला गया है ये दाम इसका जो जी, है। जी, बहरीन ने अपना वहां पे जो प्रोडक्शन था एलएनजी का वो बंद हो चुका है। मतलब हम सब ये सब तो बता चुके, दर्शक जानते हैं और वो अपने हिसाब जी, से पढ़ते लिखते भी रहते हैं। इस स्थिति में जी। सर आप तो वित्तीय मामलों के और इस सब मामलों के जानकार हैं। आपके हिसाब से एक्चुअली ये भी स्थिति जो है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कल कि ये जो दर्द है, ये तकलीफ जो है, इसकी शुरुआत है। तो क्या ये सही कह रहे हैं कि ये फिर लोगों को भड़का रहे हैं? वो कह रहे थे कल संसद में कि ये तकलीफ की शुरुआत है, इसको अभी इसे एड्रेस ठीक से करना चाहिए। तो वो भड़का रहे थे या वो सही कह रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? देखिए करीब 15 करोड़ लोग हमारे जो है शेयर मार्केट से दाएँ-बाएँ जुड़े हुए हैं। जी, इन सब का अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब-करीब 34-35 लाख करोड़ रुपया साफ हो चुका है। सारी जी, दुनिया में लगभग 6 ट्रिलियन 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर जो है साफ हो चुके हैं। इस जी, कथित युद्ध जो जिन्होंने शुरू किया है उनके यहाँ हम 1 दिन पहले पुरस्कार ले रहे थे। दुनिया जी, में कोई उनके यहाँ इस समय नहीं जाता, कोई सभ्य जी, देश नहीं जाता। हम गए और हम उनको लेजिटिमेसी उस समय दे के आए, जब उनको सारी दुनिया में जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसने उनके जी, खिलाफ वारंट निकाल रखा है। वो भगोड़े हैं, जो जी, बिल्कुल। नेतन्याहू है, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट का नरसंहार कराने और करने का वारंट है। वो भागे हुए हैं। भारत उस बिल्कुल। इंटरनेशनल कोर्ट का सिग्नेटरी है और भारत के जी, प्रधानमंत्री भारतीय विदेश नीति को तोड़कर वहाँ पे थे जिस समय अगले दिन ये हमला हुआ है। उसके 1 दिन पहले लौटे हैं वो और उस समय जी, संसद में उनकी उनकी जो संसद जैसी संस्था है, उसमें पुरस्कृत हो रहे थे। अकेले प्रधानमंत्री हैं, जो फ़िलिस्तीन और में भी गए थे
वहां भी पुरस्कार ले आए थे और इजराइल में भी गए थे, दोनों जगह खड़े होकर कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं। सर इजराइल का तो बताया जा रहा है कि वो पुरस्कार ही उनके लिए अलग से इजाद किया गया, उसकी शोध हाँ, की वो गई। हारित्ज वहां का सबसे बड़ा अखबार, जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसका नाम है जी हारित्ज। हारित्ज जी ने लीड स्टोरी की कि ये पुरस्कार न पहले कभी था, भविष्य में पता नहीं इसका क्या उपयोग होगा। ये हफ्ते भर पहले जब नेतन्याहू ने ये घोषणा की कि मोदी आ रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उनके जी समाज के लिए तो ये, उनको लेजिटिमेसी चाहिए, उनको इज्जत चाहिए, वो दुनिया में बेइज्जत समाज है। तो जी उनके समाज में राजनीति करने के लिए जरूरी है कि उनके यहाँ भले लोग आए जाए। जैसे गांव में कोई चोर का घर होता है या क्रिमिनल का घर होता है, तो भले आदमी उसके घर की तरफ से अवॉइड करते, उससे मिलना जुलना नहीं रखते, उससे सिर्फ पुलिस मिलती है और वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहता है। बाकी उनके हाँ डाकू लोग चोर लोग मिलते हैं, आते हाँ, जाते रहते हैं। उस तरह के लोग आते जाते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि उनके यहाँ शादी ब्याह में भले लोग आए, तो वो न्योता ले लेके सबके यहाँ जाते हैं और उसी में से कभी कभी कोई कोई जाके उनको कृतार्थ कर देता है और फोटो मिल जाता है कि साहब और हमारे यहाँ देखिए ब्लॉक प्रमुख जी आए, विधायक जी आए, फलाने आए, तो फोटो वोटो बड़ा सा लगा के अपने यहाँ लगाते हैं। यही हाँ काम नेतन्याहू की जरूरत थी और ये काम करने के लिए हमारे मोदी जी अपना फोटो लेके पहुंच गए और उसको लेजिटिमेसी दे आए और वहां पीठ ठोकाए कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ होने से क्या हुआ? एलपीजी की तुम्हारे यहाँ लाइनें लग गई, एलएनजी तुम्हारे यहाँ कम है और करीब 32-34 लाख करोड़ रुपया तुम्हारे शेयर मार्केट से चला गया। हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम तुम्हारे जो भी लाभ थे, क्योंकि लाभ थे, तुमने 30 रुपए करीब बढ़ा लिए थे पेट्रोल पर और 50 रुपए डीजल पर, 40 रुपए, वो तो सरकार आते ही बढ़ा लिए थे। इसलिए सस्टेन तो आप कर ले गए, लेकिन आप चल नहीं सकते। ये सारी कठिनाइयां अर्थव्यवस्था पे लद रही हैं। इसी समय वो खबर आ गई है कि एक एजेंसी ने पूरा स्टडी करके बता दिया है कि आप पिछले 12 साल से जो आंकड़े दे रहे हैं जीडीपी के, उसमें घोटाला कर रहे हैं 2 अंक का। यानी जब आप 5 बताते हैं तो 3 होता है, जब 6 ठीक बताते हैं होता है। तो 4 होता है, 7 बताते हैं तो 5 होता है। और उसमें एक इनके सलाहकार शामिल है उस स्टडी में, अरविंद सुब्रमण्यम, जो जी इस सरकार के सलाहकार रहे मोदी जी के। यानी वो कोई ऐसे एरम गरम की नहीं रिपोर्ट है। जी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने पूरा चार्ट देके, अरे बहुत लंबा है, मेरे पास पीडीएफ भेजा है, पढ़ना है अभी जी उसे। पूरा एक जी एक आंकड़े का चार्ट, कैसे हमारी जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ कहाँ हमने फ्रॉड किया। मनमोहन सिंह के जमाने के आंकड़े को डिप्रेस करने की कोशिश की गई 1-2 अंक, अपने आंकड़े को 2 अंक बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इनके पूरे 12 साल में सिर्फ झूठ, फरेब, बेवकूफियां और इस हमारे देश की आबादी को खतरे में डालना, अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने का काम हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग इस पर सवाल करने की आदत छोड़ते जा रहे हैं और इसलिए सत्ता जो है निरंकुश होती जा रही है। ये किसी लोकतंत्र के लिए अच्छा सबक नहीं है। पर सर तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो बात की गई कि इट इज जस्ट ए बिगिनिंग ऑफ पेन, ये शुरुआत है दर्द की, हम लोगों को जो झेलना पड़ रहा है अभी। तो इज इट ट्रू? अभी और बहुत और नहीं, तकलीफ अगर हो सकती देखिए, है या ठीक है अब अब इसमें इसी हम से लोग जुड़ने नहीं से जान बात सब ठीक हो जाएगा? देखिए, हम लोग नजूबी नहीं है, हम नहीं जानते कि युद्ध कितने दिन चलेगा, लेकिन अगर युद्ध चलेगा तो यस, इट्स बिगिनिंग ऑफ पेन। और आज की जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, आज तो युद्ध हुआ है रात में, दोनों तरफ से जी गोला बारूद चली है और ऐसा युद्ध वो वर्षों चला सकते हैं। तो जी अगर ये वर्षों चलेगा या महीनों चलेगा या हफ्तों चलेगा, तो यस, ये दर्द की शुरुआत है। इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? और सर आखिर में एक और आपसे समझना चाहते हैं, ये 300 बिलियन बड़ी रकम होती है। 300 बिलियन डॉलर सर अमेरिका में जाके मुकेश भाई अगर रिफाइनरी लगाएंगे, इसका क्या औचित्य है और क्या मतलब जरूरत क्या है? ये यहाँ अपने ही देश में कुछ कर सकते हैं इतने पैसे डाल के, वहां जाकर क्यों करेंगे? और ये कौन सी मतलब इसको अब देखिए, वो अराउंड 40% मीडिया तो वो ऑन करते हैं देश में, तो मतलब देखिए, वो तो ना उनका साइड जो बिजनेस है मीडिया ऑन करना,
लेकिन इसका क्या औचित्य बनता है, मैं जो समझना चाहता हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ मोदी जी करते हैं उसका हजारों गुना बड़ा ट्रम्प साहब करते हैं। दुनिया हूँ। की हाँ, ये तो है। किसी रिफाइनरी में 300 बिलियन नहीं खर्च होते। जो जामनगर में लगी हुई है 12 बिलियन में बनी हुई है। अरे, इस समय दुनिया का जो एवरेज मार्केट है वो 10 से 15 बिलियन का है रिफाइनरी लगाने का। लेकिन जी, ट्रम्प साहब हैं। उन्हें अपनी जी, जनता को बताना है कि देखो मैं भारत जैसे दलित देश से इतने बड़े उद्योगपति को लाके इतना इन्वेस्ट करा ले रहा हूँ। ये सही है कि हमारे जो उद्योग प्रमुख हैं अंबानी जी, अब वो इस तरह के मौकों की तलाश में वो काफ़ी दिनों से अमेरिकी प्रशासन के साथ तालमेल में जी। हैं। जब ट्रम्प साहब आए थे तो वो टिकट खरीद के जो 7.5 100 करोड़ का या कितने का था और उन्होंने तो उसमें वो रखा था ना कि जो उस हाँ, कुछ समारोह मिलियन में का था, बुलाएगा। 7.5 मिलियन या हाँ, 7 मिलियन का। काफ़ी जी, पैसे का था। तो उसमें जी, वो गए थे। फिर वो उनसे मिलने गए यहाँ सऊदी अरब में जब भारत से ढंग से बात ही नहीं हो रही थी। और अब उनकी ये घोषणा आ गई। इसके पहले उनकी घोषणा आई थी कि उन्होंने जो भारत में पैसा वो कमाते हैं, जो विंडफॉल उनको हुआ इस तेल के धंधे से, रूस से सस्ता तेल खरीदने से, काफ़ी पैसा हमारी प्राइवेट कंपनियों ने कमाया उससे। और ये मेनली 2 ही प्राइवेट है, एक तो रूस की खुद ही है जो नैयरा है और दूसरी जी। इनकी है। तो उसमें 10 लाख करोड़ के आस-पास इन्होंने सिंगापुर में पार्क किया था। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में अब हमारे लोग पार्क नहीं करते। भारतीय अर्थव्यवस्था से कमाते हैं और पैसा हम बाहर रखते हैं। चूँकि हम बाहर रखने के कानूनी तौर पर रख सकते हैं, उस कानून का फ़ायदा उठाते हुए हमारे लोग अब बाहर रखना चाहते हैं। हमारी हमारे जो संसाधन हैं, उनमें जो संभव हो सकता है, वो तो ऑलरेडी बाँट चुके हैं सब लोग, कि भई इस क्षेत्र में कोयला आप खाओगे, बिजली आप बेचोगे, जहाज आप उड़ाओगे, जहाज का आप देखोगे, पानी के जहाज हम देखेंगे, दवाई आप बनाओगे, ये सब बँटवारा हो चुका है। तो जो नए बिज़नेसेज़ हैं वो जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से आते रहते हैं, एक तो उसमें हिस्सा बाँट हो जाती है और इसके बाद एक्सपेंशन कहाँ करें? ये जो इतना पैसा यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, तो इस देश को गरीब रख के हमारे कुछ अमीर ऐतिहासिक रूप से जो अमीर हो रहे हैं, वो उस अमीरी को जी, कहाँ खपाएँ? तो निश्चित तौर पर वो लेके इन्हीं सब देशों में जाएँगे, जिनमें पहले से ही सब भरा हुआ है, लेकिन उनका मुँह और भरेंगे, उनके वहाँ अच्छे रिश्ते बनाएँगे चूँकि वो देश के हुजूर के साथ तो हैं ही हैं, तो दुनिया के हुजूर के साथ भी वही हो, क्यों नहीं हो? तो वो हो रहा है। भारत के लोग खजूर खाएँ। वैसे खजूर बड़ी महँगी आती है सर। जी, नहीं, हम देसी खजूर की बात कर रहे हैं जिसको चिड़िया खाती है। वरना वो जो बड़े-बड़े लोग खाते हैं खजूर, वो बड़ी महँगी होती वो है। वो वाली खजूर भी देसियों को कहाँ न नसीब है। फिर वो बड़ी वहाँ भी बहुत पैसा लगता है सर। हाँ, देशी खजूर अगर आप खाना चाहें आज मतलब होली आस-पास का ये जो समय होता है वो अच्छा मतलब हमारे यहाँ और मुझे लगता है शायद देश में भी ये वक़्त होता है जहाँ पे खजूर खाई जाती है और हमारे यहाँ तो घानी कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। वो जो आपसे इजाज़त पॉपकॉर्न होता है लूँगा मैं उसी को अब पॉपकॉर्न कहेंगे हिंदी आपसे इजाज़त लूँगा चूँकि कई फ़ोन इस समय सुबह आ जाते हैं। जी सर, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। हम आपके इतना ही दर्शक से हमको आप आपसे और समय इतना ही चाहिए था। आपने हमसे बात की सर, बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों शीतल भाई थे, हमने भी जो है बड़े भोले-भाले और निर्दोष बन के इनसे चीज़ें समझने की कोशिश की है, जिसे हम सबके सामने देश में रखा जा रहा है। तो अब आप इस मामले में, इस परिचर्चा पर क्या सोच रखते हैं, ये हमको आप लिख के ज़रूर से बताइएगा। और आपको लगा कि ये जो परिचर्चा थी, चर्चा ठीक लगी आपको, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप शेयर करें और ये चैनल आपका है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें और अपने दोस्तों से भी, अपने साथियों से भी करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।